सो अवर नेक्स्ट क्वांटिटी इज मोमेंटम। देखो मोमेंटम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट थी व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, व्हेन ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट एंड इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। मतलब कोई बॉडी की कंडीशन ऑफ मोशन को हम चेंज नहीं कर सकते जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी फोर्स के बारे में, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक चीज़ हम भूल गए थे लिखना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलती है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो लिखा था लास्ट उसमें ये लिख लेगा दिस लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, क्योंकि उससे ही हमें फोर्स के पता चल डेफिनेशन। सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी फोर्स की डेफिनेशन, चैप्टर स्टार्ट किया था हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद भी हमने ये देखा कि उसमें भी यही है कि कंडीशन ऑफ मोशन जब चेंज होती है जब एक्शन फोर्स नहीं लगता तब तक। तो फोर्स की डेफिनेशन हमें देता है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें देगा फोर्स का फॉर्मूला। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये एक क्वांटिटी यूज होती है मोमेंटम, और इसलिए हम इसको पढ़ते हैं मोमेंटम को। तो ये जो मोमेंटम होता है ये हम कब कहेंगे किस बॉडी के पास मोमेंटम है, या क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम होता है जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ये अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे रखा तो हम क्या मोमेंटम नहीं है इसके पास। क्यों, क्योंकि ऐसे रखा है तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। ये फोर्स कब लगाएगा, जब इसके ऊपर, जब ये ऐसे नीचे आ रहा था तब इसने फोर्स लगाया था ये। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो अब इट इज़ इफेक्ट ऑफ मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट का इफेक्ट होता है ये। मूविंग ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका इफेक्ट है ये, और इट इज़ पोजिस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट के पास होता है ये। अब इतना हमने पढ़ लिया और इसको हम करते हैं डिनोट पी से। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं मोमेंटम वो है लीनियर मोमेंटम। तो इसको करेक्ट करना, लीनियर मोमेंटम। लीनियर से मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और लीनियर मतलब लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो उसके पास जो होता है मोमेंटम उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मतलब लाइन में मोमेंटम और मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ होता है। अब ये जो लीनियर मोमेंटम इसको किससे डिनोट करते हैं हम, पी से। तो ये हमने लिख लिया लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसमें इसकी यूनिट क्या होगी, ये फॉर्मूला इसका मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मास जितना ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम क्या होगा ज़्यादा, और वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा। जैसे एक हैवी ट्रक है वो चला आ रहा है हमारी तरफ, तो वो हमें टक्कर मारेगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा क्योंकि मास बहुत ज़्यादा, और अगर स्पीड से चला आ रहा है तो भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। हैवी मास होगा तो उसके पास, हैवी मास अगर मूव कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा होगा मोमेंटम, और स्पीड भी उसके अगर ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। यूनिट इसकी क्या बनेगी, मास की केजी, ठीक, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो इसकी ये होगी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। उसके बाद इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, देखो वेक्टर कैसे, एक बार थोड़ा सा हम वो पढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में। थोड़ा सा इस टॉपिक को पॉज करते हैं और एक बार स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हमने मोशन में पढ़ा होगा, या जिसने नहीं पढ़ा वो अब देख लो। फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिस चीज़ को, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सके। जैसे मास, मास को हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का मास हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी चीज़ की लेंथ को। टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर आज कितना है उसको मेजर कर सकते हैं। टाइम को भी करंट को मेजर कर सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और कुछ ऐसी होती चीज़ें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग्स होती है, किसी की फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते। कि जैसे एग्जाम्पल कि एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो कितना प्यार करती है, तो उस चीज़ को हम नहीं बता सकते, एक प्यार करती है, दो प्यार करती है, मतलब वो एक मेजरमेंट करने वाली क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सके। तो मास, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी
दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जैसे हम मास, जैसे हमने कहा किसी से कि 1 kg चीनी लेके आओ, तो वो समझ जाएगा 1 kg लेकर आना चाहिए, तो मतलब उसमें हमें 1 kg सिर्फ क्या बताया, उसका हमने मैग्नीट्यूड बताया, हमने मतलब वैल्यू हमने बताई। तो उसके लिए हमें मतलब हमने कहा किसी को 1 kg चीनी लेकर आओ, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई और वो 1 किलो चीनी लेके आ जाएगा। दूसरा देखो, अब जैसे किसी ने हमसे पूछा कि रेवाड़ी की तरफ हमें मतलब मेरे को जाना है, जैसे रेवाड़ी जाना है, तो हम उसको क्या बताएंगे कि 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हमने उसको ये बता दिया कि 8 किलोमीटर दूर है, वो चला गया 8 किलोमीटर और वो चला गया नारनौल की तरफ या दूसरी उसमें जैसे डायरेक्शन में। तो अब वो चला गया दूसरी डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उसको दी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब हमें वैल्यू तो बताई 8 किलोमीटर है, लेकिन क्या बताना पड़ेगा उसके साथ साथ डायरेक्शन, और उसको बतानी पड़ेगी कि नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। तो उसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी वैल्यू के साथ डायरेक्शन। तो कुछ क्वान्टिटी ऐसी होती है जिसमें हम वैल्यू बता के पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आगे वाले जिसको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे मास का हम बताए, टेम्परेचर जैसे हमने बताया आज का टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो वो आगे जिसको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो समझ जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या बताई, वैल्यू बताई ओनली। तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी, जिसके लिए हमें वैल्यू बतानी पड़े उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी, और जिसके लिए डायरेक्शन बतानी पड़े वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अभी हमने बताया था डायरेक्शन, जैसे हमने बताया डिस्प्लेसमेंट बताया था, तो उसके लिए क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। जैसे हमसे बोला गया कि इसके ऊपर फोर्स लगाओ 5 न्यूटन, तो हमने फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम पूछेंगे कि किस साइड, राइट, लेफ्ट या अप डाउन, कौन साइड फोर्स लगाना। तो यहाँ पे पूरी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो उसके लिए हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो जिस क्वांटिटी के लिए वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन अगर हमें बतानी पड़े उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके लिए सिर्फ वैल्यू हमें वैल्यू बतानी पड़े क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो ये था स्केलर और वेक्टर के बारे में। अब ये जो लीनियर मोमेंटम जो क्वांटिटी है, तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। वेक्टर मतलब इसके लिए हमें वैल्यू बतानी पड़ेगी और साथ साथ क्या बतानी पड़ेगी, या डायरेक्शन बताए। अब वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम वो करते हैं, जैसे डिनोट करते हैं, तो इसमें वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसके लिए सिंबल हम लिखते हैं और उसके ऊपर एक एरो हम रख देते हैं। अब एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब ये हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू इसमें मास एक क्वांटिटी यूज हो रही है, मास कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो हम इसमें एम लिख दिया, ऊपर कुछ भी नहीं है, जिसका मतलब कैसी क्वांटिटी, स्केलर, और या दूसरी क्वांटिटी यूज करें वी, और वी या वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो ये हो गया फॉर्मूला P इज इक्वल टू mg। कोई भी क्वांटिटी अगर लिखी उसके ऊपर एरो है, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अब इस एरो का मतलब ये नहीं है कि उसकी डायरेक्शन इस साइड है, सिर्फ ये क्या बताता है, एरो, कि जो भी हमने यहाँ क्वांटिटी लिखी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम कहेंगे एक बॉडी के पास 5 kg पर मीटर पर सेकेंड मोमेंटम है, वो तो वो अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी, उसके लिए क्या बतानी पड़ेगी हमें, डायरेक्शन भी उसमें बतानी पड़ेगी। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। अब ये हो गया लीनियर मोमेंटम के बारे में। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और आती है लीनियर मोमेंटम में, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये एक, अब ये मोमेंटम जो होता है ये एक सिस्टम का भी हो सकता है और एक सिंगल पार्टिकल का हो सकता है। जैसे एक तो है सिंगल पार्टिकल और एक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे एक पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है और वो मूव कर रहा है, तो हम ये कहेंगे मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल या पॉइंट। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जैसे एक कार मूव कर रही है, तो कार के अंदर काफ़ी सारे पार्ट है, उसमें जैसे सीट हो गया और उसका हैंडल हो गया, स्टीयरिंग हो गया और उसके पहिए हो गए, वो सब क्या है, कार के पार्ट है। मतलब वो पार्टिकल वो एक सिस्टम बन रहा है जिसको हम बोलते हैं कार बोलते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। अब उसमें उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सबका मोमेंटम होगा। अब जैसे कार मूव कर रही है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, तो उसके हर पार्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहे होंगे, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो हम ये कहेंगे मोमेंटम उन सब का निकालेंगे मोमेंटम। जैसे हम सीट का निकालेंगे तो क्या करेंगे, मास ऑफ सीट इंटू 20, क्योंकि उसकी स्पीड 20 है। व्हील की निकालेंगे पहिए की, तो मास ऑफ व्हील इंटू 20, और सबको ऐड करते जाएंगे। अब देखो इसमें ऐड हमने क्यों किया, एक साइड
देखो वेक्टर क्वांटिटी को जब ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी क्वांटिटी को ऐड करें, इसमें मोमेंटम, और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। तो वेक्टर जब क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उसमें एक चीज़ हमें रखनी ध्यान, अगर एक ही डायरेक्शन में है, सबकी स्पीड एक ही डायरेक्शन में, जो आगे का पहिया जिस साइड चल रहा है उस साइड पीछे का पहिया चल रहा है, उसी साइड कार की सीट चल रही है, कार का स्टीयरिंग चल रहा है, तो सब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सबका जो मोमेंटम आएगा एक ही डायरेक्शन में आएगा, इसलिए हम उसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कई केसेज ऐसे आएंगे जो अभी हम करेंगे डिस्कस, जिसमें एक का जो मोमेंटम होता है वो इस साइड होता है, एक का इस साइड होता है, तो हमें एक का तो लेना पड़ता है प्लस, एक का क्या लेना पड़ता है माइनस। तो उस केस में हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, तो उसका एडिशन हम कैसे करेंगे, वेक्टर के रूल से करते हैं। तो वेक्टर के रूल में देखेंगे अब कैसे करें। तो ये कंजर्वेशन ऑफ ये लीनियर मोमेंटम होते हैं, एक सिंगल पार्टिकल का होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल एग्जांपल दिया था, अगर एक पॉइंट मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे उसको, मोमेंटम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, सिर्फ हम क्या निकाल लेंगे, मास उस पॉइंट का और उसकी स्पीड कितनी है वो, तो मास इंटू वेलोसिटी, सिंपल कर लेंगे मास और उसकी स्पीड v से, क्योंकि सिंगल पार्टिकल, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल है, तो मान लो एक पार्टिकल, जैसे 5 पार्टिकल से मिलके वो पूरा बना है, सिस्टम बना है, तो पहले पार्टिकल का मास m1 और उसकी स्पीड v, दूसरे का m2 उसकी स्पीड v, तीसरे का m3 उसकी स्पीड v, m4 उसकी स्पीड v और m5 उसकी स्पीड v। सबकी स्पीड v क्यों ली, क्योंकि हर पार्टिकल एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, सबकी स्पीड v ले ली। और इसको हम क्या कर सकते हैं, m1 जैसे v हमने कॉमन ले तो क्या बचा, m1 प्लस m2 प्लस ऐसे m5, तो सबका जो आएगा मोमेंटम, अब इन सबका मास है टोटल कैपिटल है, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी। तो ऐसे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को निकालते हैं मोमेंटम। दूसरा देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये तो था एक डायरेक्शन में था, तब इसमें हमें कोई वो नहीं आई, दिक्कत नहीं आई, हमने सिंपल हर पार्टिकल का निकाला मोमेंटम। जैसे हम कार का ले रहे हैं एग्जाम्पल, कार के अंदर जैसे पाँच पार्टिकल से वो मिलके बनी है, सीट होगी, उसका स्टीयरिंग हो गया, व्हील हो गए, और जैसे गियर बॉक्स हो गया उसका, तो मास हमने लिखा, जैसे एक पार्टिकल निकाल तो m1 मास और v स्पीड, सबकी स्पीड v हमने क्यों ली, क्योंकि एक डायरेक्शन ले रहे, इसके ऊपर वेक्टर लगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ले रहे हैं, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे सबकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में थी, क्यों, क्योंकि कार जब चलेगी तो सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन चलेंगे और एक ही उससे चलेंगे स्पीड से, इसलिए सबकी स्पीड हमने v ली थी। तो ऐसे हम निकालते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की v। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो कि जैसे एक बुलेट है, जैसे ये एक गन है और इस गन के अंदर ये बुलेट है। अब ये सिचुएशन है बिफोर फायरिंग की, फायर करने से पहले। तो फायर करने से पहले जो बुलेट है, जो बंदूक है, उसका मास लेते हैं हम कैपिटल M है मास ऑफ बुलेट, गन, और स्मॉल m है मास ऑफ बुलेट छोटी होती है इसलिए उसका मास हमने क्या ले लिया, स्मॉल है, और गन बड़ी होती है उसका मास क्या ले लिया हमने, कैपिटल M। तो ये है सिचुएशन बिफोर फायरिंग। तो मोमेंटम हम कैसे, मोमेंटम इसका मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फायरिंग करने से पहले गन और बुलेट दोनों क्या है, एट रेस्ट। तो मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम, तो मास ऑफ गन और इंटू स्पीड, उसकी कितनी है 0, प्लस मास ऑफ बुलेट और उसकी स्पीड कितनी है, बुलेट की भी 0, तो उनका मोमेंटम कितना आया, 0 आ गया बिफोर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग क्या होगा, ये बुलेट तो चली जाएगी आगे की तरफ, इसकी स्पीड हमने मान ली v1, और ये गन जो है, ये गन आएगी पीछे की तरफ v2 स्पीड से, क्योंकि ऐसा हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि जैसे ही बुलेट आगे जाती है तो गन के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगता है। क्यों लगता है, देखो अब इसका मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम निकालते हैं दोनों मोमेंटम। तो पहले बुलेट का निकालते हैं, तो m इंटू v1, और इसका कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, प्लस कैपिटल M इंटू इस गन का कैपिटल M, और उसकी स्पीड कौन साइड है, इसकी इस साइड है, तो हमने ये मान ली पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इससे अपोजिट कौन सी होगी, ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो इसकी कितनी हो जाएगी, माइनस v2। तो इसका जो मोमेंटम आएगा कितना आएगा, m v1 माइनस कैपिटल M v2। तो इस क्वेश्चन में देखो सिचुएशन चेंज होगी कि बिफोर फायरिंग, और ये सिचुएशन कब है, आफ्टर फायरिंग। तो फायरिंग से पहले दोनों क्या थे, एट रेस्ट थे, तो उसमें
दो सिस्टम पार्टिकल है, एक बुलेट और एक गन, तो दोनों का मोमेंटम कितना है 0, तो इनिशियल जो इसका मोमेंटम वो 0 है। फाइनली जब फायरिंग के बाद क्या हो रहा है, बुलेट जा रही है आगे की तरफ, तो मास ऑफ बुलेट स्मॉल m और उसकी स्पीड डालनी हमने v1, तो वो हो गया m इंटू v1। और इस साइड इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू v2 अभी कौन साइड है, उससे अपोजिट, वो डायरेक्शन पॉजिटिव लीजिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, तो उसमें हम एक डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव, दूसरी क्या लेंगे नेगेटिव। जैसे उसमें लेते हैं ग्राफ में, एक इस साइड क्या होता है प्लस एक्स, इस साइड क्या होता है माइनस एक्स, तो इसकी क्या होगी माइनस mv2। तो ये हमने वो निकाल मोमेंटम, ये उसका निकाल सिस्टम का। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बॉम्ब है, कि एक बॉम्ब रखा है, तो उस बॉम्ब के अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल से मिलके बना है वो। अब जैसे ही उसके अंदर रिएक्शन होती है, जैसे हमने उसके अंदर रिएक्शन की, अब उसके अंदर बारूद है, उससे रिएक्शन हुई, और हम देखते हैं कि उसके बाद वो बम ब्लास्ट होने के बाद उसके कोई पार्टिकल इस साइड चले जाते, कोई इस साइड चले, कोई इस साइड चले जाते हैं। तो ब्लास्ट होने से पहले मोमेंटम कितना था पूरे उसका सिस्टम का, पूरे सिस्टम का 0 था, और ब्लास्ट होने के बाद कितना हुआ, एक पार्टिकल का मास और इस साइड की स्पीड, दूसरे पार्टिकल का मास और इस साइड की स्पीड, मास और इस साइड की स्पीड, और सबको जोड़ेंगे तो वो जो मोमेंटम है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन मतलब मोमेंटम जो होता है पहले जो था बिफोर द इंसिडेंट और आफ्टर द इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट के जैसे इसमें क्या हुआ इंसिडेंट, ये बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग, तो बिफोर फायरिंग कितना था इसका मोमेंटम था 0, और आफ्टर फायरिंग कितना है mv1 माइनस m2, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब mv1 माइनस mv2 की वैल्यू कितनी आएगी इक्वल, क्योंकि पहले कितनी थी 0 और बाद में इनकी वैल्यू कितनी आएगी 0, और 0 कैसे इसमें हो सकती है, टकराने से पहले इसकी कितना था 0, तो टकराने के बाद इसका मान लो आया +5, और ये कौन साइड आ रही है, ये अपोजिट साइड में, तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी वेक्टर, तो इस साइड क्या लेंगे -5, तो +5 -5 कितना हो गया 0। तो ये इसका हो गया एग्जाम्पल। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब बिफोर द इंसिडेंट और आफ्टर द इंसिडेंट मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड मतलब एक जैसा होता है। और इसमें एक कंडीशन, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स हमने पीछे पढ़ा था, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगा, इसमें जैसे हमने ट्रिगर दबाया तो इसके अंदर बारूद के अंदर जो रिएक्शन हुई और उसकी वजह से गोली चली है, क्योंकि हमने ऐसे थोड़ी फेंक के मारी गन, एक्सटर्नल फोर्स हमने ट्रिगर उसमें दबाया, अब ट्रिगर से हम एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो ट्रिगर से वो एक्सटर्नल फोर्स इतना कम लगा रहे हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि वो एक्सटर्नल फोर्स जो बुलेट जो फोर्स लगाती है उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स ना के बराबर है वो, तो वो उसके अंदर ही रिएक्शन हुई और अंदर रिएक्शन होने से वो बुलेट आगे जाएगी, तो वो इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व्ड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, मतलब एक सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो इसमें दूसरा एग्जांपल हमने उसका दिया बॉम्ब का, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसमें क्या होगा, पहले मोमेंटम था कितना 0, अब जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ तो उसके अंदर ही रिएक्शन हुई, मतलब उसके अंदर ही केमिकल रिएक्शन हुई, उसके कारण ब्लास्ट हुआ, तो वो कैसे फोर्सेज है इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उसमें कोई नहीं लगा। तो उसके बाद ब्लास्ट होने के बाद सबका मोमेंटम जोड़ेंगे, मतलब ब्लास्ट होने से पहले कितना था मोमेंटम, बम रखा था ऐसे तो 0 था, और ब्लास्ट होने के बाद सब पार्टिकल का जब मोमेंटम हम देखेंगे तो किसी का प्लस आएगा किसी का माइनस आएगा, और सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लिखो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, linear momentum of a system is conserved 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 when no external force is applied। जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं करते अप्लाई। देखो इसके काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, तो वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बोट चल रही है और उस बोट के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, तो वो एक सिस्टम हो गया। सिस्टम मतलब एक वो आदमी और बोट मिलके पूरा क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया जिसके 2 पार्टिकल है, बोट एंड मैन। तो वो बोट जब चल रही है, या ये मान के चलो बोट किनारे पे खड़ी है, तो वो किनारे पे खड़ी है तो स्पीड कितनी होगी, आदमी की भी 0 और बोट की भी 0। अब वो आदमी उसमें से जंप करता है किनारे से, मतलब किनारे पे जंप वो करता है नाव में से,
तो हम देखते हैं कि वो नाव पे फोर्स लगाता है पीछे की तरफ और वो आगे की तरफ जाता है, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, मास ऑफ मैन इनटू उसकी स्पीड जितनी होगी। और हम देखते हैं कि वो बोट कौन साइड जाती है, पीछे की तरफ जाती है। क्यों जाती है पीछे की तरफ, क्योंकि पहले मोमेंटम उसका क्या था बिफोर द इंसिडेंट, बाहर से तो कोई फोर्स उसमें नहीं लगा क्योंकि उस आदमी ने फोर्स लगा और वो सिस्टम का हिस्सा था, तो बाहर से तो कोई फोर्स उसमें नहीं लगा, तो इसका मतलब पहले जो उसका मोमेंटम था वही बाद में होना चाहिए, बिफोर द इंसिडेंट मतलब आफ्टर डाइविंग और बिफोर डाइविंग। यहाँ इंसिडेंट क्या हो रहा है, डाइविंग, तो बिफोर डाइविंग कितना था उसका मोमेंटम बोट और मैन का, 0 था। आफ्टर डाइविंग वो मैन का जैसे +10 है, वो आगे तरफ गया, तो बोट कौन साइड जाएगी, पीछे उसका कितना होगा -10, क्योंकि कंजर्वेटिव मोमेंटम +10 एंड -10 कितना आएगा 0, और पहले भी कितना था 0। ये इसका एक हो गया एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल जैसे बैलून का हो गया एग्जाम्पल, एक बैलून के अंदर हमने हवा भर रखी है और उसको ऐसे हमने पकड़ रखा है, तो बैलून के पार्टिकल की स्पीड कितनी है 0, क्योंकि इधर इधर उधर नहीं जा रहा, वो बैलून के अंदर ही है, इंटरनल फोर्सेज है उनके अंदर, तो उसकी स्पीड कितनी है 0, तो पार्टिकल की स्पीड भी कितनी है 0। जैसे हमने उसको छोड़ा बैलून को, तो हम देखेंगे बैलून ऊपर जाएगा, तो उसका मोमेंटम तो क्या हो गया, जैसे पॉजिटिव हमने मान लिया। और हवा कौन साइड निकलेगी, नीचे की तरफ, तो नीचे कुछ पार्टिकल क्या हो जाए मोमेंटम, कुछ पार्टिकल मतलब बैलून के पार्टिकल का जो है, देखो बैलून के अंदर क्या क्या थे, बैलून के पार्टिकल, बैलून जिससे मतलब बना है, जैसे रबर से वो बना है, तो उसके पार्टिकल हो गए, और उसके अंदर हवा के पार्टिकल। तो जैसे हमने बैलून को छोड़ा तो बैलून के पार्टिकल तो ऊपर जाएंगे, तो उनका जो मोमेंटम होगा वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो हवा आएगी वो कौन साइड आएगी, नीचे, तो उनका कितना हो जाएगा नेगेटिव। दोनों को मिलाएंगे टोटल मोमेंटम कितना आएगा 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा कोई भी, इंटरनल फोर्स हमने क्या किया, सिर्फ उसको छोड़ दिया, उसके अंदर के पार्टिकल ये वही फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर दो, वो नीचे आते हैं, बैलून ऊपर जाता है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसमें भी इंटरनल फोर्स लग रहा है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको पढ़ने के बाद हम फिर पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।